वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट जो होता है उसका कंट्रोल मेजर क्या है उस पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके जो कंट्रोल मेजर जितने भी इसमें दिख रहे हैं यहाँ पे इंसुलेशन, उसके बाद गार्डिंग, ग्राउंडिंग, इलेक्ट्रिकल प्रूफ डिवाइस एंड सेफ वर्क प्रैक्टिस, इन सारे चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट मींस इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट से कैसे बचें, क्या क्या कंट्रोल मेजर लेना है, तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चार्ट है इसी में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का मतलब है ये देख रहे हैं इंसुलेशन का पार्ट ये है। इसमें इसमें जो वायर रहता है वायर में देखिए इंसुलेशन लगा हुआ है। इसमें इसमें भी इंसुलेशन लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले इंसुलेशन पार्ट पे ध्यान देना है। अगर कोई भी वायर यूज करते हैं तो उसमें इंसुलेशन होना चाहिए। दूसरा है गार्डिंग। तो गार्डिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी वोल्टेज वाला पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन है उसको गार्ड करके रखे। वहां पे अनऑथोराइज आदमी को यहाँ पे इसमें नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है अर्थिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ग्राउंडिंग किया जाता है ताकि अगर उसमें कुछ करंट लीकेज होता है तो अर्थ हो जाए, किसी को शॉक लगने से बचाएगा, वो ज्यादा शॉक नहीं लगेगा। एंड इलेक्ट्रिकल प्रूफ डिवाइस पे बात कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रूफ डिवाइस है, ऊपर से इसमें चीनी मिट्टी का बना हुआ है। इसके अंदर वायर रहते हैं जो दूसरे को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और अगर जब हाई वोल्टेज आते हैं तो गल जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रूफ डिवाइस है, इसमें शॉक लगने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम इसको चीनी मिट्टी पकड़ के खींचते हैं या लगाते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस इसका क्या है, देखिए यहाँ पे हम PTW लागू करेंगे यानी कि लोटो। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जब भी काम करना है तो यहाँ पे प्रोसीजर लागू करना पड़ेगा। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इंसुलेशन में क्या है डिटेल, उसके बाद ऊपर बात करेंगे। तो चलिए इंसुलेशन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर मीन्स होता क्या है, इंसुलेटर मीन्स समझना जरूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं इंसुलेशन वाला वायर सारे लगे हुए यहाँ पे। तो इसका मतलब है कोटिंग ऑफ द कंडक्टर टू स्टॉप कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल करंट सच एज रबर एंड प्लास्टिक। मतलब इस पे जो हमारा कंडक्टर होता है उस पे कोटिंग कर दिया जाता है। तो कोटिंग क्या चीज से करते हैं, या तो हैवी रबर से करते हैं या प्लास्टिक से इस पे कर दिया जाए, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट है, जो किसी के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के साथ ह्यूमन का नहीं हो। ठीक है। तो इसका जो इंसुलेशन का मेन पर्पस यही कि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट ह्यूमन बीइंग से नहीं हो, या जो उसके साथ इंगेज उसका टच है जो डायरेक्ट करंट से नहीं हो। तो इंसुलेशन किस चीज से बनता है, रबर से और प्लास्टिक से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इट शुड बी सुटेबल फॉर वोल्टेज। ये वोल्टेज के लिए कितना वोल्टेज उसमें जाने वाला है उसके अनुसार बनाया जाता है। एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कुछ हो सकता है, जैसे कि ये वायर उसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे कोरोसिव सब्सटेंस का प्रेजेंस है। तो वहां पे कोरोसिव सब्सटेंस रहेगा तो क्या करेगा, बहुत जल्दी उस वायर को खराब करेगा, क्योंकि उसमें कोरोसिवनेस गुण होता है, मतलब गलाने का गुण, तो उसको बहुत जल्दी खराब करेगा। तो ये सारे इन्वायरमेंट को भी देख के बनाया जाता है कि हाई वोल्टेज को भी कंट्रोल में रखे, माने हाई वोल्टेज से गले नहीं, और कोरेसिव जो इन्वायरमेंट है उससे भी उसकी प्रोटेक्शन करे। तो ये देख लिया इंसुलेशन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे डबल इंसुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जिससे इसमें एक सिंगल इंसुलेशन ये दिख रहा है, कुछ वायर ऐसे देखेंगे जिसमें अंदर भी एक इंसुलेशन है और उसके ऊपर भी एक इंसुलेशन रहता है। ठीक है। जैसे इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ समझाने की क्या है, पहला इंसुलेशन ए है और दूसरा इंसुलेशन ए है। ठीक है, एक ही वायर पे। तो क्या अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरा उसको कम से कम प्रोटेक्ट करेगा। तो डबल इंसुलेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स टू इंडिपेंडेंट लेयर ऑफ इंसुलेशन। इसमें दो इंडिपेंडेंट इंसुलेशन ऑफ लेयर लगा हुआ रहता है वायर के ऊपर। ओवर लाइव कंडक्टर, जो लाइव कंडक्टर होता है उसके ऊपर दो इंडिपेंडेंट लेयर रहता है इंसुलेशन का। और दूसरा ईच लेयर इज कैपेबल फॉर इंसुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन सेफली। और दोनों जो इंसुलेशन उस पे लगाते हैं, वो लेयर जो लगाते हैं वो क्या करता है, कैपेबल होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होता है उसको सेफली प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो डबल इंसुलेशन भी आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं गार्डिंग की बात करेंगे। तो गार्डिंग में क्या होता है, गार्ड करना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और इसको ओपन छोड़ दिया जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, कोई भी इसको टच कर सकता है
और उसके कारण उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है यहाँ पे। तो इसको क्या करके रखना है, बंद करके रखना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट है तो उसको गार्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसमें बोर्ड भी लगा देना, जैसे इस तरह के यहाँ बोर्ड लगा हुआ डेंजर, डू नॉट एंट्री या नो एंट्री, इस तरह का बोर्ड लगाना है और इस तरह इसको कवर करके रखना, ओपन करके नहीं रखना है। मीन्स लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग एंड 50 वोल्ट और मोर गार्डेड विथ कवर्स और परमानेंट बैरियर, या तो परमानेंट बैरियर लाइक इसके तरह कर दें और नहीं तो इस तरह का रखें कि यहाँ पे बंद होना चाहिए, इसमें किसी का हाथ टच नहीं हो और ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंपलसरी टू डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड वार्निंग साइन बोर्ड, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ देख रहे हैं, डेंजर, नो एंट्री, डू नॉट इंटर, इस तरह का बोर्ड वहां पे होना चाहिए ताकि लोग उससे अवेयर हो। नेक्स्ट देखेंगे अर्थिंग और ग्राउंडिंग, यहाँ पे देख रहे हैं अर्थिंग है, यहाँ पे दिया हुआ ये अर्थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का अर्थिंग होता है, एक तो सिस्टम अर्थिंग होता है और दूसरा बॉडी अर्थिंग होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का दो अर्थिंग करते हैं, एक सिस्टम अर्थिंग करते हैं और दूसरा एक बॉडी अर्थिंग करते हैं, कि अगर बॉडी में किसी भी तरह का अगर करंट आता है तो उस केस में वो है जो अर्थ में ग्राउंड हो जाएगा, और कोई भी व्यक्ति अगर इसके बॉडी को टच करता है तो उसको हल्का शॉक लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राउंड हो जाता है जमीन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्राउंडिंग क्रिएट्स ए लो रेसिस्टेंट, तो ग्राउंडिंग जैसे ही करेंगे क्योंकि इसका रेसिस्टेंट कम होता है हमारे अर्थ का, तो वहां पे लो रेसिस्टेंट क्रिएट होता है और जिसके कारण ये पूरा का पूरा ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ वोल्टेज, और जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज का बिल्डअप नहीं होता है, ज्यादा वोल्टेज नहीं बनाता है और ये सीधा ग्राउंड में चला जाता है। एंड दैट कुड काउज एन इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट, अगर बिल्डअप ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग करने से वहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ओनली सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर है, इसके पहले जो और इसमें जो प्राइमरी प्रोटेक्शन जो होता है वो लगाना जरूरी है, जो कि बात करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक प्रूफ डिवाइस, जो कि हमने इसका बात किया था अभी, और ये है हाई रप्चर करंट का। तो इसमें क्या होता है, अंदर एक वायर होता है जो कि इसमें वायर हम लगा करके इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसका सर्किट यहाँ बन जाता है और हमारी लाइट और जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो चलने लगते हैं। लेकिन अगर हाई वोल्टेज के केस में आएगा तो ये वायर जो होता है जो रेटिंग कैपेसिटी का होता है, वो रेट से ज्यादा अगर वोल्टेज करंट उसमें आएगा, करंट आएगा तो गल जाएगा और हमारे ये इक्विपमेंट को या मशीन जितने भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करें उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ओवरलोड से बचाना, ठीक है। व्हेन ए शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट अकर, जब वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर करंट वहां पे अकर होता है तो उस केस में क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, द फ्यूज मेल्ट बाय द हैवी करंट फ्लोइंग इट थ्रू, तो इसके थ्रू जब कोई हैवी करंट क्रॉस करता है तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट वहीं पे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई फ्रॉम द कनेक्टेड सिस्टम एंड सेव द इक्विपमेंट एंड ह्यूमंस। तो अभी मैंने बोला यहाँ पे हाई जैसे ही करंट आएगा, ओवर करंट आएगा तो क्या होगा, इसके वायर जो लगे हुए रहते हैं वो गल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और जिसके कारण वो क्या करेगा, इक्विपमेंट को भी सेव करता है और ह्यूमन को भी सेव करता है, ठीक है। तो एक फ्यूज, तो पहला हम एक जनरल फ्यूज की बात करें, अभी देखेंगे दूसरा भी एक फ्यूज होता है जिसको एचआरसी फ्यूज के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई रप्चर करंट फ्यूज। तो ये क्या होता है, ये अंदर लगा हुआ होता है इसके अंदर, और खास करके अभी इंडस्ट्री में ज्यादा ये चलता है तो इसको लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एचआरसी इज मच मोर रिलायबल एंड डिजाइन विथ हाई रप्चर कैपेसिटी। तो यहाँ पे भी जैसे ही हाई करंट ये इसमें ये होता है, फ्लो करता है, तो उस केस में ये भी क्या होता है, अंदर गल जाता है और इससे करंट सर्किट को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में देखेंगे कि आइसोलेशन सिस्टम में क्या होता है, कोई भी ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर उस पर कोई काम हो रहा है तो उसको आइसोलेट कर देगा। जैसे सबसे पहले ये देख रहे हैं कोई स्विच लगा हुआ है, ठीक है।
तो इसको हम अगर वहाँ मूव कर दें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा, दूसरे में क्लोज हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी हम सर्किट को क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस टू सिंप्लीफाई स्विचिंग द करंट ऑफ एंड मेकिंग द सर्किट डेड। और इसके थ्रू क्या होता है, सर्किट डेड हो जाता है। दूसरा देखेंगे, ए बैरियर बिटवीन द इक्विपमेंट एंड द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बीच में ये भी एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, ये इट कैन बी रिमूव बाय ऑथोराइज्ड पर्सन ऑपरेटिंग विद इन द परमिट टू वर्क सिस्टम। अब यहाँ पे परमिट टू वर्क सिस्टम की बात हम कर रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे इंस्टॉलेशन पे अगर काम कर रहा है तो उस केस में वहाँ पे लूटो सिस्टम, लॉक आउट, टैग आउट सिस्टम का प्रोविजन देना है। और उसको वही रिमूव कर सकता है जो उसका ऑथोराइज है। उन्हें ऑथोराइज वो हटाएगा तभी जब वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, तभी इसको रिमूव करेगा, उसके पहले रिमूव ये नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेफ वर्क प्रोसीजर। अब सेफ वर्क प्रोसीजर का मतलब यहाँ पीटीडब्ल्यू लगाएंगे, यानी कि लोटो सिस्टम, यानी कि लॉक आउट एंड टैग आउट एंड ट्राई आउट सिस्टम का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। और इस सिस्टम को अप्लाई करने से क्या होता है, हमारा काम सेफली होता है, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं रहता। मतलब लॉक आउट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ एंड लॉकिंग आउट द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए पावर सोर्स टू ए सर्किट एंड इंस्टॉलिंग ए लॉक एंड टैग एट ए पावर सोर्स। मतलब क्या होता है, इसके लगाने से क्या होता है, लॉक आउट टैग आउट लगाएंगे तो क्या करता है, ये फ्लो को लॉक कर देता है। यानी कि हमने इसको स्विच ऑफ फॉर्म में रख के इसको लॉक कर दिया तो इसको कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक इसके लॉक नहीं खुलेंगे। तो लॉक वो खोलते यहाँ पे, तो ऑथोराइज पर्सन को लॉक खोलना होता है। तो जब तक काम नहीं होगा ऑथोराइज पर्सन इस लॉक को नहीं खोलते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना इलेक्ट्रिकल नहीं होता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिकल मेजर फॉर इलेक्ट्रिक कंट्रोल इंसिडेंट से बचने के मैंने 5 चीज बताए थे। इंसुलेशन, गार्डिंग, ग्राउंडिंग, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बताए थे, और उसके बाद आइसोलेशन। तो ये सभी पे हमने अभी अभी बात कर लिया, सेफ प्रोसीजर पे भी बात कर लिया। अब एक लास्ट है जो इसमें पीपी भी पहनना जरूरी होता है, तो उसके ऊपर हम बात अभी करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें क्या क्या यूज करना है। जैसे यहाँ पे फुट प्रोटेक्शन है, तो इसके भी इसमें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करने वाले हैं या जो इलेक्ट्रिशियन है, उनको ऐसा शूज चाहिए जिसमें ईएच हो, मतलब इलेक्ट्रिकल हजार्ड के लिए बनाया गया हो। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या देखना है कि भले ही इसमें ईएच का ये लगा हुआ हो मार्क, फुटवेयर मस्ट बी केप्ट ड्राई, ये हमेशा ड्राई रखना है। इवन इफ इट इज मार्क ईएच, ईएच मार्क होने के बाद भी, मतलब इलेक्ट्रिकल हजार्ड से सुरक्षा करता है वो मार्क होने के बाद भी, फुटवेयर को कभी भी वेट कंडीशन में नहीं रखना, ड्राई रखना है। ठीक है। रेफर मैन्युफैक्चर फॉर द रेसिस्टिंग कैपेसिटी, तो मैन्युफैक्चर भी यही रेफर करता है कि उसका जो शूज है वो कभी भी हमेशा ड्राई होना चाहिए, तभी वो अपने आप को सेव कर पाएगा। अब देखेंगे हेड प्रोटेक्शन। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करते हैं तो हेड प्रोटेक्शन में हार्ड हेड कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी कि नॉन कंडक्टिव, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है जो रन नहीं करे। ऑलवेज वियर हेड पहनना है। डू नॉट स्टोर एनीथिंग इन द टॉप ऑफ योर हेड व्हाइल वियरिंग इट। टॉप में हम कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, टॉप में कुछ रख देते हैं, उसके रिंग जो होते हैं उसके ऊपर, वो गलत एक्टिविटी है, वो नहीं करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हैंड प्रोटेक्शन। तो हैंड की सुरक्षा कैसे करना है उस पर बात करेंगे। बियर रबर इंसुलेटिंग ग्लव्स। रबर इंसुलेटिंग ग्लव देखिए यहाँ पे पहन के काम कर रहा है। क्लासिफाइड बाय लेवल ऑफ वोल्टेज, जो कि क्लासिफाइड रहेगा कितना वोल्टेज के लिए कितने वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो उसके आधार पे उस तरह का इंसुलेटिंग ग्लव बना हुआ होता है। तो ध्यान में देखना कितने वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, उससे जो उसके लाइक जो होगा उसी का यूज करना है। डो नॉट बियर इफ होल, टीयर्स, पंक्शन, कट और प्रेजेंट एंड एम्बेडेड। इसमें अगर कट है, होल्स है, पंक्चर है, कुछ कट प्रेजेंट दिख रहा है, या इम्बेडेड पार्टिकल उसमें है, कुछ ऐसे चीज है जो मेटेलिक पार्ट उसमें घुसा हुआ छोटा छोटा, तो उस केस में ऐसे हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे शॉक मारने की संभावना हो सकती है। और एनी अदर डिफेक्ट दैट डैमेज या इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, और कोई भी डिफेक्ट जो इस हैंड ग्लव में दिख रहा है जो कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसे हैंड ग्लव्स को यहाँ पे पहनना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल फॉर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट से कैसे है जो प्रोटेक्ट किया जाता है उस पर हमने बात किया। तो चलिए मैं अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें,
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।